नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम आपकी मुलाकात एक बार फिर करवाएंगे उस शख्स से जिसने हिंदुस्तान को अब तक का सबसे बड़ा ब्रांड देश के लिए दिया है, जिसका नाम था इनक्रेडिबल इंडिया। अमिताभ कांत, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। अमिताभ कांत का नया जो स्वरूप है वो देश को एक दूसरी शक्ल दे सकता है और उसका नाम है DMIC, यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये इस समय देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और इसके पहले फेज में, सिर्फ पहले फेज में इसमें कोई $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा और जापान की मदद से बनाया जा रहा है, जिसमें कि $10 बिलियन जो है वो जापान इसमें दे रहा है। और हिंदुस्तान की सरकार का इस समय आप ये कह सकते हैं कि ज्यूल इन द क्राउन, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यही है। और इस पर एक हम नजर डालें तो इससे मुंबई और दिल्ली के बीच में जितने भी शहर पड़ते हैं उनकी तस्वीर बदल सकती है और देश की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जो है वो ये बन सकती है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत है टर्मिनल की वो दादरी से होगी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश से फिर ये दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात और गुजरात से महाराष्ट्र, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है हमारे मुल्क का सबसे बड़ा बंदरगाह, वहां पर ये खत्म होगा। और इसमें सड़क भी होंगी, इसमें एक रेल कॉरिडोर होगा जो कि फ्रेट कॉरिडोर है, फास्ट स्पीड। और इसमें कुल जमा में अगर देखा जाए तो लाखों नए जॉब्स बनने की संभावना और अवसर भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। भविष्य का शहर और भविष्य का हिंदुस्तान, ये योजना जो है इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? हमारा देश जिस दिशा में जा रहा है आर्थिक रूप से, उसमें मेरे विचार से ये भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट है। और उसका खास कारण ये है कि अगर भारत को 9 और 10% से आगे बढ़ना है तो ये जरूरी है कि भारत 9-10% GDP ग्रोथ अगले 30 वर्षों, दैट इज अगले 3 डिकेड तक लगातार करती चली जाए। और ये जरूरी है क्योंकि तभी हम बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं और जो हमारी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे उनको उठा के ला सकते हैं। और ये हिस्ट्री में पहले जापान ने पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किया, करीब 32 साल लगातार 9-10% की ग्रोथ की। उसके बाद कोरिया ने की, सिंगापुर ने की, ताइवान जैसे छोटे राज्य ने की, और हाल के समय में चाइना ने की है। तो ये हिस्ट्री को देखते हैं तो ये हो सकता है। और दूसरी खास बात ये है कि अगले 20 वर्षों के अंदर करीब 350 मिलियन लोग अर्बन सिटीज में आएंगे। चाहे हम चाहे या ना चाहे ये होगा। और अगर हम नए शहर नहीं बनाते हैं, नए मैन्युफैक्चरिंग शहर जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू आएगी, तो हमारे जो अभी के जो शहर हैं, बड़े बड़े शहर, ये स्लम में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। और इसीलिए जो बहुत बड़े इकोनॉमिक थिंकर थे CK प्रहलाद जी, उन्होंने करीब अपनी डेथ के करीब 5-6 महीने पहले बोला कि भारत को जब भारत 75 वर्ष का होता है 2022 में, अभी से लेकर 2022 तक 500 नए शहर 1-1 मिलियन पॉपुलेशन के बनाने बहुत जरूरी है। ये उन्होंने कहा सबसे महत्वपूर्ण काम होगा। जी बिल्कुल। और वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान का स्वरूप जो है अभी तक, जिसे हम कहते थे कि हमारा कृषि प्रधान देश है और गांवों में लोग बसते हैं और गांवों में गुजर बसर करते हैं, कृषि में जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो उतनी नहीं हो सकती। कितनी भी हम मेहनत करें 3% से ऊपर हमारी ग्रोथ नहीं जाती। जबकि अगर हम 9 और 10% की अगर बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज से उसमें आ सकती है। और ये जो सारे लोग हैं 35 करोड़ की जो आपने बात की, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नौजवानों का भी है, जिनको की नौकरियों की जरूरत पड़ेगी। और नौकरियां जो है वो सर्विसेज में ज्यादा क्रिएट नहीं होती। कृषि में नौकरियां कम है और कम हो रही हैं और मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है। इस पूरी हम अगर तस्वीर को देखें इसमें, तो इससे पश्चिमी हिंदुस्तान को देखें और जो केंद्रीय हिंदुस्तान है वो उसमें आता है। कुल जमा में इसमें जो पूरा इन्वेस्टमेंट लगेगा उसका ब्रेकअप क्या हो? देखिए, ऐसा है कि एक कंटेनर ट्रेन
दादरी से, ये ग्रेटर नोएडा के पास जो दादरी है, यहां से लेके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक केवल कंटेनर ट्रेन चलेगी, और ये हाई स्पीड ट्रेन करीब 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। ये करीब 1483 किलोमीटर है। इस 110-120 किलोमीटर की स्पीड से जब चलेगी तो ये केवल पैसेंजर नहीं, केवल कंटेनर ले जाएगी, माल ले जाएगी, केवल माल ले जाएगी, कंटेनर में अंदर रख के। और सिंगल कंटेनर होगा, डबल स्टैकिंग होगी, ट्रिपल स्टैकिंग होगी। इसका लक्ष्य क्या है कि भारत में अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट, जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये करीब जीडीपी का 14% है। 14% आदमी का, मतलब इस चीज कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक, एक प्रोडक्ट को ए से लेकर के बी तक पहुंचाने में खर्च हो जाता है। जबकि जापान में लॉजिस्टिक कॉस्ट का खर्चा 6.3% है, आधा। तो अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट्स को और डोमेस्टिक मार्केट में आपको अपने गुड्स को पेनिट्रेट करना है, तो आपको लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये कंटेनर ट्रेन पहली बार भारत में ऐसा होगा कि एक कंटेनर ट्रेन जिसमें कोई पैसेंजर नहीं चढ़े, केवल कंटेनर गुड्स का मूवमेंट करेगी। तो ये जब कर देगी, ये मेरे हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी एक महत्वपूर्ण योजना है। तो ये जापानीज गवर्नमेंट की फंडेड एक प्रोजेक्ट है, और इसके दोनों तरफ ये नए शहर बन रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग सिटीज है, ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स है। पर जो मैन्युफैक्चरिंग सिटीज होंगे, यहाँ वर्कर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, तो इसमें इनकी जो प्लानिंग की जा रही है, ये नए शहरों की तरह प्लानिंग की है। बिल्कुल। 9 मेगा इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे, जो कि 200 से 250 स्क्वायर किलोमीटर के होंगे। 3 पोर्ट होंगे इसमें। फ्रेट का आपने कॉरिडोर की बात की, लाइन की बात की, उसमें 6 एयरपोर्ट जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, और 6 लेन इंटरसेक्शन फ्री, यानी बिना किसी बत्ती के चौराहे के एक्सप्रेस वे जो है वो भी बनाया जाएगा। तो ये सब जो बाकी हमारे प्लानिंग कमीशन में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम हो रहा है, आप उठा के अगर देखें तो 20% तो इसी की लागत उसमें हो जाएगी। ये उससे अलग है या उसी का पार्ट है? नहीं, देखिए, प्लानिंग कमीशन का भी एक कंपोनेंट है, बिल्कुल। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान के साथ बैठकर इसकी जो इंस्पिरेशन जो है इसका, वो जापान में एक पैसिफिक रिम प्रोजेक्ट बना था, जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 इन्होंने किया कि पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ पोर्ट तक कैसे स्पीड मूवमेंट करें, और उसके बाद उन्होंने उसी को फास्ट पे स्पीड ट्रेन से लिंक किया। तो हम जो कर रहे हैं इस समय, सबसे महत्वपूर्ण काम जो कर रहे हैं कि एक नए युग की प्लानिंग कर रहे हैं, जो नए शहर बन रहे हैं इनकी प्लानिंग। और ये बहुत जरूरी है कि अगर आज की जो शहर बनने हैं इनमें मास्टर प्लानिंग ठीक हो, क्योंकि जो अभी के जो शहर बने हैं ये 1920-1930 में अमेरिका और यूरोप में बने, और ये शहर उस समय पानी और गैस बहुत आसान से और बड़े चीपली अवेलेबल थी। तो लोग मैनहट्टन में काम करते हैं, पर न्यू जर्सी से लिमोजिन में ट्रैवल करते हैं। पर आज की जो अभी के जो नए शहर बन रहे हैं, इसमें मिक्स डेवलपमेंट होता है, इसमें आप साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हो, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बीआरटी या एलआरटी बहुत जरूरी है इन शहरों में। और इसमें अगर अच्छी प्लानिंग हो, मास्टर प्लानिंग अच्छी हो, तो आप करीब 35 से 40% एनर्जी की सेविंग कर सकते हैं। तो मास्टर प्लानिंग, नए शहर जो बने हैं वो कोरिया में बने, सिंगापुर में बहुत ज्यादा इसका अच्छी प्लानिंग रही है, और सिंगापुर गवर्नमेंट ने अपनी प्लानिंग को यूज करके चाइना में कई नए शहर बनाए। इनको देखकर हमने क्या किया है कि ईस्ट और वेस्ट के जो बेस्ट मॉडल्स हैं उनको लेकर सबसे अच्छे कंसल्टेंट्स के साथ इन शहरों की मास्टर प्लान। बिल्कुल, क्योंकि ईस्ट वेस्ट में अगर देखा जाए तो एक ग्रीन मूवमेंट वहां पे चल रहा है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग हो गया है। इसका मतलब वहां पर आप जो एनर्जी है ज्यादा खर्च नहीं करते हैं, जो मकान बनते हैं वो लोगों के काम करने के पास बनते हैं। अब जितने भी नए हैं वो दिन खत्म हो गए कि आप सबर्ब्स में लंदन में रहते हैं, जो आपने कहा, और 40 मिनट आने में लगते हैं। 40 देखिए, 2-3 चीजें खास हुई है कि शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सबसे जरूरी है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका सही रहा तो शहर इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दोनों साइड पर बसना चाहिए। दूसरी चीज,
हमारे जो शहर है यहाँ पर साइकिलिंग और वॉकिंग नहीं होती है, और साइकिलिंग और वॉकिंग बहुत जरूरी है। देखिए, हिस्ट्री देखें तो बार्सिलोना और एटलांटा दोनों शहर एक ही समय पर बने, पर एटलांटा में जो CO2 एमिशन है वो बार्सिलोना के साथ आप कंपेयर कीजिएगा तो 12 टाइम ज्यादा है, 12 टाइम ज्यादा है। उसका खास कारण ये है कि बार्सिलोना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और लोग 55% लोग पैदल या साइकिल से ऑफिस जाते हैं, ये खास कारण। तो हमें जो शहर बनाने हैं वहां पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, साइकिलिंग वॉकिंग करना बहुत जरूरी है, जहां पर मिक्स डेवलपमेंट हो, वर्टिकल ग्रोथ हो, और जहां एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नहीं कई सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हो, तो लोगों को दूर दूर जाने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट से 7 मिनट के अंदर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिल जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और ये कहाँ पर होगा, कौन कौन से नए शहर? एक पहला शहर जो है, मैं अभी उस बारे में बात करेंगे। और साथ में एक बहुत बड़ी बात है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में आप ये समझ सकते हैं कि ये एक मदरशिप है और इसके साथ में कई छोटे छोटे शिप साथ चलेंगे, और उसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए इसमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो है। और दूसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होगी वो होगी जॉब क्रिएशन की, यानी कि रोजगार देने की। वो क्या होगी उसके बारे में कुछ देर में हाजिर होंगे। हमारे साथ में आज DMIC के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ कांत। मणिमंत्रा में आज हम बात कर रहे हैं DMIC के बारे में, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसकी शक्ल जो है कोई 1,500 किलोमीटर तक लंबा एक कॉरिडोर है, और इससे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को और खासकर हमारी मैन्युफैक्चरिंग को एक नई दिशा और नया बूस्ट जो है वो मिल सकता है। हमारे साथ में है CEO और MD अमिताभ कांत। ये शहर जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, इस इलाके में वैसे भी बहुत शहर हैं और वैसे भी इसे थोड़ा सा खाता पीता इलाका है ये। अगर आप राजस्थान को छोड़ दें, गुजरात, महाराष्ट्र और वेस्टर्न महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, कौन कौन से नए यहाँ पर शहर बनेंगे जिसके पिवटल होंगे, जो इसके चारों तरफ ये कॉरिडोर काम करेगा? देखिए, अगर हम अपने देश का जो व्यवसाय का जो उत्पादन है वो देखते हैं तो गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उत्पादन है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो पहला शहर जो आ रहा है वो गुजरात में धुलेरा, अहमदाबाद से करीब 110 किलोमीटर दूर है धुलेरा। और ये करीब पूरा देखते हैं तो करीब 540 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। 540 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब है कि एक सिंगापुर का साइज है 560 स्क्वायर किलोमीटर। तो इतना बड़ा शहर है। तो इसकी जो प्लानिंग अगर ठीक नहीं होगी, मास्टर प्लानिंग अगर ठीक नहीं होगी, तो बाद में इसमें कई दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए मास्टर प्लानिंग बहुत सही होनी जरूरी है। तो उसके बाद अगर आप महाराष्ट्र में आते हैं तो महाराष्ट्र में 2 जगह है। एक तो दिघी पोर्ट के पास एक शहर के लिए 270 स्क्वायर किलोमीटर आइडेंटिफाई किया है, और नासिक के पास शेंड्रा एरिया में हमने जगह आइडेंटिफाई की हुई है। और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश जब आप आते हैं तो मध्य प्रदेश में पीतमपुर, धर, माव एरिया है जो कि काफी पिछड़ा हुआ इलाका है, पर वहाँ एक ब्राउन फील्ड एरिया, क्योंकि थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। उसी ये ब्राउन फील्ड एरिया को एक्सपैंड करने का प्रपोजल है करीब 370 स्क्वायर किलोमीटर में। मध्य प्रदेश के बाद अगर आप राजस्थान में आते हैं तो राजस्थान में जो पहला शहर की जिसकी प्लानिंग हुई है वो नीमराना के आगे जाकर जगह आइडेंटिफाई की है। नीमराना के आगे जो जगह आइडेंटिफाई की है उसमें छोटा एरिया लिया गया है। उसकी खास कारण क्या है कि जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वहाँ हमारी जो योजना है उसमें सस्टेनेबिलिटी सबसे जरूरी है। और राजस्थान और हरियाणा में पानी की कुछ दिक्कतें हैं, तो हमने जो अपनी प्लानिंग की है उसमें रिसाइकलिंग ऑफ वाटर बहुत जरूरी है। और जो सुवेज का पानी है उसको हम रिसाइकिल कर रहे हैं इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। और हम कई इसी तरह की ये जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है,
इंटेलिजेंट सिटीज का कॉन्सेप्ट है। तो इस समय हमारे साथ 4 जापानीज कंसोर्टियम्स काम कर रहे हैं। मित्सुबिशी का एक कंसोर्टियम है, हिटाची का एक कंसोर्टियम है, तोशिबा का एक कंसोर्टियम है, जेजीसी का एक कंसोर्टियम है। ये 4 कंसोर्टियम 4 ब्राउनफील्ड एरियाज में काम कर रहे हैं, जो कि रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, रिसाइकलिंग ऑफ पानी और ये स्मार्ट ग्रिड का डेवलपमेंट और कैसे टेक्नोलॉजी को पब्लिक पर्पस के लिए यूज किया जाए उसका फीजिबिलिटी स्टडीज करके उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ सक्सेसफुल होता है तो इसको हम इन ग्रीन फील्ड एरियाज में ले जाकर इम्प्लीमेंट करेंगे। पर सबसे जरूरी है कि ये जो नए शहर हों ये इंटेलिजेंट सिटीज हों, स्मार्ट सिटीज हों और रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट और रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि सारी बात पूरा का पूरा दुनिया जो है क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रही है। आपका कार्बन फुटप्रिंट होना वो कम होना चाहिए। हिंदुस्तान में जब हम एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे इन सब जगह और उसमें लगाएंगे, दूसरी ओर हम बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए और कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम होना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए। वो क्या टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे पास इस समय नहीं है और जो हमें बाहर से ये सारी जो कंपनियां हैं वो ला के दे रही है? क्योंकि जापान अपने आप में बड़ा इंडस्ट्रियल देश है, लेकिन फिर भी वो जिसे कहते हैं उसका फुटप्रिंट जो है ग्रीन वो काफी अच्छा है। देखिए, जापान ने बहुत वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ज्यादा तरक्की की और उनका एक शहर है किटाक्यूशु, वो पोर्ट एरिया के पास है। ये दुनिया का सबसे पोल्यूटेड, क्योंकि स्टील प्रोडक्शन वहां होता था और कोल और सीमेंट वहीं था, सबसे पोल्यूटेड शहर बन गया। वहां टोक्यो बे एरिया है जो कि नीले से बिल्कुल पीला बन गया और उनकी स्काईज देखिएगा तो पूरी काली हो गई और सारा पोल्यूशन हो गया। तो इन्होंने करीब 75 के आसपास इन्होंने एक चैलेंज लिया जापानीज ने, उन्होंने कहा किटाक्यूशु में ये हर चीज को रिसाइकिल करेंगे। और आज जाकर देखिएगा तो ये पूरा टोक्यो बे एरिया ब्लू हो गया है, पूरा नीला लगता है, एकदम साफ सुथरा। और ये सब चीज को रिसाइकिल, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो भी है, लाइट, बल्ब, टेलीविजन, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, इस कार्स, ये सबको रिसाइकिल करते हैं और ये एक इनपुट बन जाता है किसी और चीज के लिए। तो रिसाइकलिंग सबसे जरूरी है। फिर पानी की रिसाइकलिंग, और ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है ये सिंगापुर में हुई, क्योंकि सिंगापुर में सूएज का पानी वो इस लेवल तक ले आए हैं कि जहां वो करीब 5 से 6% ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उपयोग कर रहे हैं इस समय। और जो रेन वाटर है ये पूरा का पूरा पानी उपयोग करते हैं इस समय, क्योंकि उनके पास पानी का कोई और छोटी सी जगह सोर्स नहीं था। तो इनकी कंपनियां बड़ी एडवांस्ड है। और रिसाइकलिंग के अलावा, वेस्ट और पानी के अलावा, तीसरा जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी चीज जो अभी हाल में हुई है वो है डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट ग्रिड्स। स्मार्ट ग्रिड से ये होता है कि अगर आप कहते हैं कि मुझे अपनी बिजली में केवल 500 रुपए खर्च करने हैं, तो आप अपने फ्रिज को, अपने टेलीविजन को एडजस्ट कर लेंगे और डेली मॉनिटर करेंगे आपकी बिजली कितनी कंज्यूम हुई। तो स्मार्ट ग्रिड का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है हिंदुस्तान में आगे चल के। ये तीनों चीज हम इस प्रोजेक्ट के अंदर ला रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे हुई, आप जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक जिसे कहते हैं ना कि नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी की, लेकिन अभी हमारे यहाँ बैलगाड़ी भी चल रही है। तो इन दोनों का मिलन कैसे होगा? देखिए, हिंदुस्तान इस स्टेज पर अब पहुंच गया है अपने डेवलपमेंट के इस निर्णायक समय पर है जहां की जो भी चीज करनी है हमें सेकंड बेस्ट नहीं करनी है। जो भी चीज करनी है हमें दुनिया में एक्सेल करना है और दुनिया की सबसे अच्छी चीज करनी है। ये सबसे जरूरी है। तो अगर नए शहर बनने हैं तो दुनिया के सबसे अच्छे शहर बनाने हैं और वो कंपेयर करना है, जो शहर बने उनसे 5% अच्छा काम कीजिए और उसको इकोलॉजिकली सस्टेनेबल बनाइए। तो हमने जो मास्टर प्लानिंग किया, इसीलिए मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ, इन शहरों में मास्टर प्लानिंग हमारे यहाँ कभी डिटेलिंग होती नहीं है। इनकी मास्टर प्लानिंग में हमने ऐसी मास्टर प्लानिंग की है, नई टेक्नोलॉजीज लाकर किया है कि इन शहरों में जब इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर पहुंचेंगे तो काफी इसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल, तो शहरों की बात हो गई कि शहर जो है, लेकिन शहर में लोग रहते हैं। अब इन लोग जो हैं वो कैसे इन शहरों में एक तो आ जाएंगे जैसे वो शुरू होंगे बसना। दूसरा, उन लोगों को इन शहरों में रहने के लिए, बार्सिलोना की आपने बात की, बार्सिलोना में कई सड़कें ऐसी बन गई हैं जहां पर रात की जो बत्ती है वो तभी जलती है जब आप उस सड़क पर चल रहे होते हैं, कि आप चलते जाते हैं और बत्तियां जलती जाती हैं और आप चले जाते हैं तो बत्तियां बंद हो जाती हैं। तो उसके लिए एक जो है डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है।
आप मेट्रो की बात कर लीजिए, किसी भी बड़े शहर में सैन फ्रांसिस्को चले जाइए, सड़क क्रॉस करना वहां पर दंडनीय अपराध। आप सड़क क्रॉस नहीं कर सकते जब तक कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग आप ना कर रहे हैं। एक तो इन लोगों की ट्रेनिंग की बात होगी, दूसरा ये सारी टेक्नोलॉजी लगेगी, तो इसको कौन फिक्स करेगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि बाकी सारे राज्यों, अगर आप कोरिया देखते हैं, चाइना देखते हैं, अमेरिका देखते हैं, यूरोप करते हैं, इनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। चाइना में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। एक्चुअली सही उससे देखें तो आप अगले 30 सालों में एक नया भारत बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बनना शुरू हुआ है। तो अगले 30 वर्षों के अंदर एक नया भारत बनेगा, और ये दुनिया के सारे राज्यों से अलग होगा, क्योंकि बाकी सारे राज्यों में, अगर कोरिया चाइना देखते हैं, ये सारा स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट था। सारा जो डेवलपमेंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये स्टेट ड्रिवन था। हमारे यहाँ एक दूसरी अप्रोच ली गई है, और ये अप्रोच सोच समझ के ली गई है कि ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बेस्ड अप्रोच है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स है, इसमें करीब इन शहरों में करीब 65 से 70% जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बेस्ड है। और ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर करीब 30-35% का है। ड्रेनेज, सुएज, इंटरनल रोड्स है, फ्लड मैनेजमेंट है, ये सब ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर जहां स्टेट का एक रोल है। स्केलेटन। हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स है, ये सब प्राइवेट सेक्टर बेस्ड प्रोजेक्ट। इसमें मैं देख रहा था आपकी पूरी प्लानिंग, और इसमें यह है कि अलग अलग जगह को अलग अलग तरह की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने, जैसे कि दादरी, नोएडा, गाजियाबाद मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, मनेसर, बवाल जिसकी आप बात कर रहे हैं, ऐसा है कि हर जगह की मास्टर प्लानिंग हुई है। ऑटो मोबाइल के लिए मैं जरा बता दूं लोगों को कहाँ से चलता है। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर जैसे कहते हैं ना कि उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम जाते हैं तो ये उसमें होता है। कुरुक्षेत्र, भिवाड़ी जो है वो ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, जनरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। माऊ, धार, पीतमपुरा की आप बात कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट रीजन है मध्य प्रदेश के लिए। भरूच, दहेज जो है गुजरात में, पेट्रोलियम, केमिकल, पेट्रोकेमिकल जो वहां पर स्ट्रॉन्ग अभी भी है। इगतपुरी, नासिक जनरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। मेरठ, दादरी के पास में जो है इंजीनियरिंग हब, मैन्युफैक्चरिंग हब ये बन सकता है। फरीदाबाद पहले से ही इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग। देखिए ऐसा है कि मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ कि हमने हर जगह के लिए दुनिया के सबसे अच्छे कंसल्टेंट मास्टर प्लानिंग के लिए यूज किए। इन्होंने ग्लोबल डिमांड देखी, और उसके बाद देखा कि हिंदुस्तान में किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, और उसके बाद देखा कि उस क्षेत्र में किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, और उसके बाद कहा कि इसके लिए हमें स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। तो कहा कि जिन जिन लोगों की जमीन ली जाएगी, उनके परिवार के लोगों को जो स्कूल से पास किए गए, उनकी स्किल डेवलपमेंट की जाए उसकी। तो इस समय हम GTZ के साथ मिलकर, जर्मनी का GTZ है, उनके साथ मिलकर एक बहुत बड़ा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं कि हमारे देश में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, और अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग को 16% GDP की 16% से अगर 25% तक ले जाना है, तो स्किल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। तो ऑटोमेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, बिल्डिंग हो, तो इन सब चीजों की बहुत ज्यादा स्किल लोग चाहिए। बिल्कुल लोग चाहिए, ट्रेन लोग चाहिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए आपको हब्स चाहिए। तो ये सारे जो हैं स्किल डेवलपमेंट के हब भी बन सकते हैं। ये बड़ी बात मैं यही करना चाह रहा था। और जब स्किल डेवलप, आपने कहा कि जो लोग यहाँ से लेंगे, जमीन लेंगे, उसमें आपको समस्याएं भी आएंगी। अभी तक हमने बात की कि क्या नक्शा होगा, अब बात करते हैं कि जो समस्याएं आएंगी उनका नक्शा क्या होगा। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। हमारे साथ में आपका आज हम बात कर रहे हैं DMIC के बारे में, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और शेरशाह सूरी के बाद में हिंदुस्तान में मेरे ख्याल में किसी ने भी इतनी बड़ी योजना एक साथ, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट योजना थी, लेकिन ये उससे भी बड़ी है, क्योंकि इसमें हाईवे भी है, सड़क भी है और रेल भी है, और साथ में शहर जो बनाए जा रहे हैं वो भी है। हमारे साथ में अमिताभ कांत हैं जो बता रहे हैं हमें कि किस तरह से बनेगा। पहले तो एक बार आपसे पूछना चाहूंगा कि ये इसका पूरा इन्वेस्टमेंट रीजन अगर हम कहें तो इसका ये
इस समय दिखाई देता है? देखिए ये 7 नोड्स हैं। हाँ। और IR का मतलब है इन्वेस्टमेंट रीजन्स है। और ये तो 6 इन्वेस्टमेंट रीजन है। और दिघी पोर्ट, क्योंकि एक पोर्ट का डेवलपमेंट इसके साथ बहुत जरूरी था, वो इन्वेस्टमेंट एरिया है। ठीक है, अच्छा। और ये लाल रंग की जो लाइन है ये रेलवे की? ये लाल रंग की जो लाइन देख रहे हैं आप, ये है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो रेलवे का कंटेनर मूवमेंट करेगा। ठीक है। और हरी जो लाइन देख रहे हैं वो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है। और जो एग्जिस्टिंग सड़क हमारी, बिल्कुल। और ये जो नीली लाइन आप देख रहे हैं ये एग्जिस्टिंग अभी का जो पैसेंजर रेल लिंक है, जिससे पैसेंजर्स चलते हैं, वो रेल लिंक है। और आप जो पीली लाइन देख रहे हैं वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नेशनल हाईवे है। तो हम जो शहर बनाएंगे उसमें ये शहर एक बहुत जरूरी है कि इसकी कनेक्टिविटी हो इन शहरों से। तो वहां से हम कनेक्शन लेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को, कि गुड्स का मूवमेंट हो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तरफ, और हाईवे की तरफ दूसरा कनेक्शन हो कि पैसेंजर का मूवमेंट हो। जी बिल्कुल। यहाँ पर हम बात करें कि 200 से 250 स्क्वायर किलोमीटर के 9 मेगा इंडस्ट्रियल एरियाज की आप बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में इस समय हाल ये है कि 500 हेक्टेयर अगर आप जाकर के एक्वायर करें लैंड, तो उसके ऊपर झगड़ा हो जाता है और सब पॉलिटिकल पार्टी वाले पहुंच जाते हैं और आपको मुलतवी करना पड़ता है। SEZ जो हमने बनाने शुरू किए थे उसमें से कई SEZ जो हैं वो सिर्फ इस एक समस्या की वजह से अटके पड़े हैं। आप क्या समझते हैं, क्या आपको इस तरह की समस्या नहीं आएगी, और आएगी तो आप कैसे निपटेंगे? देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही टफ प्रोजेक्ट है। बहुत ही, इसमें ये एक रात में होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें कई दिक्कतें आएंगी। पर ये भी है कि ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है और हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट है। तो इसमें दिक्कतें आएंगी और कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं होता जिसमें दिक्कतें नहीं आए। पर जो आपने खास जो मुद्दा उठाया है ये लैंड एक्विजिशन का, देखिए ये दिक्कतें आती हैं जहां पर आप बहुत डेंस एरिया में एक्विजिशन करते हैं, और दूसरी चीज जहां पर कि आप मल्टी क्रॉपिंग और फार्मर का लैंड लेकर उनको एक पार्टनर नहीं बनाते। हमारे देश में कई अच्छी जगह जो सक्सेसफुल मॉडल हुए हैं। अब देखिए सक्सेसफुल मॉडल अहमदाबाद में उन्होंने लैंड पूलिंग की, लैंड पूलिंग बहुत ही सक्सेसफुल रहा। राजस्थान में जब महिंद्रा सिटी बनी तो उन्होंने जमीन ली, पर फार्मर्स को उन्होंने घर बना के दिए और कहा कि नीचे का पोर्शन आप कमर्शियल पर्पस के लिए उपयोग कर सकते हो, ऊपर आप रह सकते हैं। हरियाणा में लैंड वैल्यू देते हैं और उसके बाद एन्युटी 15,000 की एन्युटी अगले 30 वर्षों तक देते हैं। तो कई अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं। और इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो कि हम वो जमीन लेनी चाहिए, पूरा एरिया नहीं, बल्कि जो आपको ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है वो जमीन आप लीजिए और फार्मर को इसका अपने पार्टनर बनाइए। जो आपका फार्मर है उसको आप 5% इसमें इक्विटी दीजिए, क्योंकि ये क्या होगा नए शहरों में, इसमें एक एक्सपेंडिचर रेवेन्यू मिसमैच होता है करीब 10 साल, 11 साल, 12 साल, पर 12वें साल के बाद लेकर आप 30वें साल तक देखते हैं तो ये बहुत प्रॉफिटेबल, बहुत लाभदायक है। और करीब 12वें साल के बाद ये इतना प्रॉफिट बनाएगा, 30 साल तक ये इतना प्रॉफिट बनाएगा कि आप उससे कई नए शहर बना सकते हैं। तो इसमें अगर फार्मर को इक्विटी दीजिएगा तो उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चों को इससे प्रॉफिट मिलेगा। उनको पार्टनर बनाना बहुत जरूरी है और यही हम हर जगह कर रहे हैं। ये पहला ये हो गया। दूसरी समस्या जो है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में SEZ में आई थी, वो ये आई थी कि हमारे लेबर लॉज जो हैं वो बहुत पुराने हैं और उसमें जो लोगों को हायर करने की, और अगर आपकी इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है ढंग से तो उसमें उनको निकालने की ये समस्या थी। और 100 तक की उनकी वो थी और उससे बाद में उनका था कि 100 से घटा करके उसका नंबर जो है 10 करना चाहिए, इस 100 तक, वरना यूनियन बनाते हैं और यूनियन उस पर काम करती है। वो एक दूसरी समस्या है जो कि लीगल समस्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल समस्या है। क्या आपको समस्या इसमें आएगी या नहीं आएगी? देखिए समस्याएं तो कई आएंगी, पर हर समस्या का हमको उसमें उसका जवाब भी जरूरी है। तो इसलिए एक बहुत खास योजना बन रही है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जोन पॉलिसी। अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन की वेबसाइट पर जाते हैं तो NMIZ पॉलिसी आ रही है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ावा मिल सकती है, उसके लिए क्या क्या क्रांतिकारी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो उसमें है, जिसमें लेबर लॉ भी एक
चीज उसमें उसमें जरूरी करना पड़ेगा। पर मेरे ख्याल से इसमें जो खास जरूरी चीज है कि जब नए शहर बनते हैं तो कई बार क्या होता है वहाँ पानी की प्लानिंग ठीक नहीं होती या बिजली की प्लानिंग ठीक नहीं होती, तो ये इसमें एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग कर रही है और इसीलिए डीएमआईसी पावर प्रोजेक्ट्स कर रहा है कि उन शहरों में बिजली का वो हो, पानी की प्लानिंग की गई है और पानी का बहुत डिटेल्ड प्लानिंग की गई है इसके लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पानी जो है वो दूसरा हमारे पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही जिसे कहते हैं झगड़ालू किस्म का मुद्दा है। और इसमें अगर हम देखें तो अगर हम कुल जमा देखें तो राजस्थान में कोई 39% पड़ेगा, गुजरात में 38% पड़ेगा, तो दो बड़े राज्य में होगा। हरियाणा और महाराष्ट्र को लगा लें तो 10-10% इसका जो है हिस्सा उसके अंदर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश और दिल्ली को लगा लें तो सिर्फ 1.5% इसमें पड़ेगा। 6 राज्य जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इन 6 राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, कहीं पर कोलिशन की हैं, कहीं पर कोलिशन की नहीं है। क्या आपको कोऑर्डिनेशन की समस्या इसमें आएगी और इन अलग अलग राज्यों में किस तरह से आप उसको डील कर सकते हैं? देखिए, मैं तो 6 राज्यों में करीब 8-8, 10-10 बार गया, मैंने प्रेजेंटेशन किए, मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप को, पॉलिटिकल लीडरशिप सबको प्रेजेंटेशन की और मुझे सपोर्ट हर जगह मिला, क्योंकि मुझे लग रहा है इस समय हम भारत के डेवलपमेंट के उस फेज में है जहां पॉलिटिकल लीडरशिप भी डेवलपमेंट चाहती है अक्रॉस द बोर्ड, और ये ऐसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो कि प्राइम मिनिस्टर खुद इसको ड्राइव कर रहे हैं, पर्सनली ड्राइव कर रहे हैं, तो इसमें पूरा सपोर्ट हर जगह से मिल रहा है क्योंकि सबको फायदा होगा इसमें। जब एक रेल कॉरिडोर उधर से निकलेगा, उधर की जमीन की वैल्यूज बढ़ेंगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, लोगों को फायदा होगा, तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि सारे 6 राज्यों को फायदा होने वाला है और ये उनकी लीडरशिप को है कि उसका कितना उपयोग करते हैं, जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप वहां पर है। और दूसरा एक बड़ा फायदा यहाँ पर यह है कि क्योंकि ये ज्यादातर जिसे कहते हैं कृषि वाले इलाकों से गुजर रहा है, लोगों को कृषि से निकल के मैन्युफैक्चरिंग में जाने का बहुत बड़ा एक साधन इससे उपलब्ध होगा और लॉन्ग टर्म जॉब जिसे हम कहते हैं वो मिलेंगे। तो सबसे बड़ा फायदा आम लोगों का इसमें ये होगा। देखिए, 3-4 चीजें होंगी इसमें। एक तो आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना बहुत जरूरी है, आपकी पूरी ग्रोथ सर्विसेज सेक्टर के बेसिस पर नहीं हो सकती, और वो भी हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग लानी जरूरी है एक। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एफिशिएंसी लानी जरूरी है। तीसरा, आप नई टेक्नोलॉजी लाकर पानी की रिसाइकलिंग, वेस्ट की रिसाइकलिंग, स्मार्ट ग्रिड का डेवलपमेंट, ये सब करना जरूरी है। सिविलाइजेशनल टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। चौथी चीज, ये जो शहर है ये केवल मैन्युफैक्चरिंग के शहर नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो क्या वर्कर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, अस्पताल चलेंगे, बिल्कुल। तो स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सब जब लग के होगा तो ये एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक प्लानिंग है इनकी, और इसलिए जब ये शहर होगा तो उस राज्य का बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, वो राज्य बहुत आगे बढ़ पाएगा। इसलिए ये 6 राज्यों में बहुत ज्यादा विकास होने वाला है। जी बिल्कुल। और अभी कुछ देर हम फिर हाजिर होते हैं। लोगों के यहाँ पे सवाल भी हैं आम लोगों के कि आम लोगों को क्या फायदा होगा और किस तरह से आम लोग फायदा इसका उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान में अगर जनता जो है वो किसी चीज से कनेक्ट नहीं करती तो आप कितनी भी बड़ी योजना लिया, वो कहेंगे हमारा क्या है, जो सरकारी योजना है। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं, आप देखें। मनी मंत्र में हम बात कर रहे हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में, सीएमडी और सीईओ प्रोजेक्ट के अमिताभ कांत के साथ में। इसका कुल असर अगर देखा जाए तो देश की पूरी जो जीडीपी है उस पर 1 से 1.5% का पड़ सकता है। जी हाँ, एक समय $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की हमारी जीडीपी है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना भारी इसका असर होगा। और खासकर उन 6 राज्यों में जहां पर ये काम करेगी, हमारे देश के उत्तर प्रदेश से लेकर के और महाराष्ट्र तक, उनकी जीडीपी पर और ज्यादा, जो स्टेट जीडीपी है उस पर और ज्यादा असर पड़ सकता है। अमिताभ कांत पहले भी अगर देखा जाए तो आपने केरला जो राज्य थी उसकी जीडीपी जो है उसमें काफी योगदान दिया था, क्योंकि टूरिज्म जो है अब उनकी लेड जीडीपी वहां पे हो गई है। अब एक मैन्युफैक्चरिंग लेड जीडीपी की आप बात कर रहे हैं, और एक तो सर्विस सेक्टर था और ये अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसमें है। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान
को हम उठा के देखें तो मैन्युफैक्चरिंग जितनी ज्यादा जरूरी है उतनी ही ज्यादा जरूरी सर्विसेज हमारे यहाँ भी है। क्या इसमें सर्विसेज के हब भी बन सकते हैं? देखिए, कई लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान आगे चल के एक सर्विसेज का सेंटर होगा और चाइना मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर होगा। ये बहुत लोगों की एनालिसिस रही है। मेरा इससे मैं इसको मानता नहीं हूं। मेरा विचार ये है कि आगे चल के हिंदुस्तान एक सर्विसेज की ग्रोथ होगी और मैन्युफैक्चरिंग की भी बहुत ग्रोथ होगी। पर मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान को अपने आप को लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में नहीं पढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान को एक हाई वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग करनी जरूरी है और वो अवसर इस कनेक्टिविटी के साथ, इस नई कंटेनर लेड मूवमेंट के साथ आपको एक अवसर देता है। दूसरी चीज जो सबसे जरूरी है कि चाइना की जो ग्रोथ रही है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ रही है और हिंदुस्तान की जो ग्रोथ रहेगी दोनों एक्सपोर्ट लेड और डोमेस्टिक लेड दोनों रहेगी। और डोमेस्टिक डिमांड जहां जहां रहेगी ये सारे राज्यों में के थ्रू ये रेल कॉरिडोर जाएगा। तो अगर आपका प्रोडक्शन एरिया उत्तर प्रदेश या हरियाणा या राजस्थान रहता है या नॉर्दर्न बेल्ट अगर आप देखते हैं, कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, ये सारा गुड्स आकर आपको इस कंटेनर में लिंक कर देगा और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो ट्रेन का है वो लिंक करेगा और सारा गुड, ये सारे भारत के जितने राज्य हैं सबका गुड ले जाकर, क्योंकि ये सारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पूरे देश में का इसको इस ट्रेन में ले जाकर सीधा आपको महाराष्ट्र, गुजरात और पोर्ट्स में ले जाकर मिलाएगा। क्योंकि हिमाचल में हर साल ये होता है, हर तीसरे साल वहां पर ओवर प्रोडक्शन होता है सेब का और किसान रोता है। तो किसान की इनकम को बढ़ाने के लिए ये मेरे हिसाब से सबसे क्रांतिकारी एक प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। सवाल है लोगों के यहाँ पर, आपका क्या सवाल है? नमस्कार सर, मेरा नाम अब्बास हैदर है और मेरा सवाल ये है कि जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये योजना भारत के 6 राज्यों को प्रभावित करने वाली है, आपकी प्रस्तावित योजना, आप इन 6 राज्यों में कैसे समागम बैठाएंगे, कैसे तालमेल बैठाएंगे? आपको नहीं लगता कोई राजनीतिक पेच इसमें आएगा? मैं देखिए, मेरा विचार ये है कि कुछ राज्यों में सक्सेस आनी जरूरी है। अगर वहां हमें सक्सेस मिलती है तो वो एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट बनता है और बाकी स्टेट्स उस स्टेट्स के साथ compete करें। मैं नहीं चाहता कि सब स्टेट्स एक साथ ही काम करते चले। कुछ स्टेट आगे बढ़े, जो पीछे हैं वो भी उसके साथ चैलेंज ले और चैलेंज लेके उसके आगे बढ़ने की, इन सारे स्टेट्स में कंपटीशन होने की जरूरत है और जब कंपटीशन होगा तभी ये स्टेट्स आगे बढ़ेंगे। इस समय हाँ, हम लोग कहते हैं कि सब गुजरात ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली, अब राजस्थान जो कि उसका बॉर्डरिंग स्टेट है उसने नहीं की, अब राजस्थान को भी पूरा मौका है कि आप क्या होगा इस प्रोजेक्ट के साथ कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र बढ़ रहे, करीब 14, 15, 16% की ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। राजस्थान और मध्य प्रदेश में हो रही है करीब 5 से 7% की ग्रोथ। ये एक मौका है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की भी ग्रोथ हम बढ़ाकर उसको 15-16% पर ले आए। नमस्कार सर, मेरा नाम ताहिर है और मेरा सवाल है कि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर हमारा सोशल पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है बहुत डिफरेंट है, हमारे यहाँ वोट बैंक पॉलिटिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। सो हमारे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं। हमारे जैसे आपका ये प्रोजेक्ट है बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, तो मे बी ये भी हो सकता है कि अभी जब गवर्नमेंट चेंज हो या हमारे साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो जब गवर्नमेंट चेंज हो तो मे बी शायद ये प्रोजेक्ट भी मीन्स बैकड्रॉप में चला जाए। गवर्नमेंट चेंज के साथ हो सकता है किसी दूसरी गवर्नमेंट को ये पसंद ना आए कि हमारे सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट से लिंक्ड होते हैं। देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। एक तो मेरे विचार से डेवलपमेंट के मामले में इस समय बहुत ज्यादा पॉलिटिकल विल आ गई है, लोग पॉलिटिकल विल फॉर डेवलपमेंट। दूसरी चीज ये समझना बहुत जरूरी है कि जो हिंदुस्तान का डेवलपमेंट हो रहा है वो बाकी सारे कंट्रीज से एक बहुत ही डिफरेंट रूट ले रहा है। बाकी सब जगह स्टेट लेड था, हमारे यहाँ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप लेड है। तो हमारे यहाँ ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें भी 70 से 75% जो प्रोजेक्ट्स हैं सर पीपीपी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट हैं। तो हमारा जो विचार है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स ज्यादा सस्टेनेबल है, इसमें मेंटेनेंस और ऑपरेशन ज्यादा अच्छा रहेगा और ये ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे लॉन्ग रन में। क्योंकि अगर सरकार बदल भी जाती है तो बिजनेसमैन तो वही रहेगा ना, उसको तो अपना बिजनेस चलाना है और उसको काम करना है। और सरकार भी अगर देखा जाए पिछले दिनों में सिर्फ एक जो नदियों को लिंक करने वाला प्रोजेक्ट था उसको छोड़कर के ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट में भी हम क्या कर रहे हैं, हम मास्टर प्लानिंग कर रहे हैं, हम एक फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं, हम एक कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट बनाकर स्ट्रक्चर करके उसको मार्केट में लाएंगे बिडिंग करके।
ठीक है, और लोग अपना चलाएंगे उसको। आप बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम नेहा है। मुझे पूछना है कि जब इस एरिया में आप कॉरिडोर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं कृषि भूमि का अधिग्रहण होगा, जिसकी वजह से कृषि को समझौता करना पड़ेगा अपने एरिया के साथ। तो उसकी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि इस क्षेत्र विशेष में जो लोग रहते हैं उनकी रोटी छोटी हो जाए और मकान बड़ा हो जाए? तो मतलब इकोनॉमिकली इज इट feasible for us to go for छोटी this मकान step or बड़ा, not? इसमें हम उठा के देखते हैं तो इसमें कई सारी चीजें कम से कम राजस्थान में आती हैं, जो कि लेकिन वहाँ राजस्थान में तो इतना ज्यादा कृषि भी देखिए नहीं। दो चीजें, एक तो हम कोई ऐसा एरिया टच नहीं कर रहे हैं जहां की मल्टी क्रॉपिंग हो। दूसरी चीज, जहां जहां विलेजेस आ रहे हैं हम उस पूरे एरिया में इन विलेजेस को उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं। तीसरी चीज मैंने जो बताई थी कि फार्मर को इसमें आप एक पार्टनर बनाइए, और ये जरूरी है कि कृषि से हम मैन्युफैक्चरिंग की तरह बढ़े, पर वो तभी हो पाएगा अगर फार्मर उसमें एक पार्टनर बन जाता है कि वो ओनर ऑफ द प्रोजेक्ट बने। और अगर आप उसको 5% इक्विटी देते हैं और वो आगे चल के इक्विटी की बढ़ावत होती है, तो कौन उसको फायदा किसको मिलेगा? हिंदुस्तान में फार्मर को मिलेगा। अरे अभी तक जो हमने शहर बनाए हैं उसमें से हमने किसने शहर बनाए? ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने बनाए जिन्होंने फार्मर से जमीन ली और उसके बाद उस जमीन का कन्वर्जन किया फॉर रियल एस्टेट पर्पस। हम क्या कह रहे हैं, आप इसमें इक्विटी बनिए, ओनर बनिए। कोई भी किसान आजकल ये नहीं चाहता उसको लगा किसान बने, तो वो तो खुश होगा अगर आप। तो इसीलिए जो अभी नई जो मैकेंजी की स्टडी है ये क्या कहती है कि आप कितना भी पैसा रूरल डेवलपमेंट में लगा दीजिए, अगले 20 वर्षों में 350 मिलियन 35 करोड़ लोग अर्बन एरियाज में आएंगे। तो ये क्या समझाता है? ये समझाता है कि आप नई अर्बनाइजेशन, एक्टिव अर्बनाइजेशन कीजिए, आप नया अर्बनाइजेशन कीजिए जिसको हिंदुस्तान ने किया नहीं है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक स्वप्न था कि भारत एक नए शहर बनाए, तो चंडीगढ़ उन्होंने बनाया, उसके बाद बनाने। तो ये नए शहर बनाने जरूरी हैं। चंडीगढ़ के बाद में हमारे मुल्क में सिर्फ डीएलएफ जो है वो नया शहर बना है और कोई नया शहर नहीं बना, और नोएडा वो भी दिल्ली के पास में, दोनों के दोनों। आप बताइए। तो ये जो डीएलएफ ने जो गुड़गांव में बनाया और जो नोएडा बनाया, ये सैटेलाइट सिटीज थी। हम जो कर रहे हैं ये काउंटर मैग्नेट्स बना रहे हैं, काफी दूर है, तो ये ज्यादा मुश्किल काम है। हेलो सर, मेरा नाम इशिता है। जैसे आपने कहा कि फार्मर्स को एक यूनिट बनाना चाहिए और इक्विटी में लाना चाहिए ताकि उनकी और आने वाली जनरेशन्स को फायदा हो, तो क्या इससे ये नहीं होगा जब उनको लगेगा कि एम्प्लॉयमेंट आ रही है और उनको लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा फर्क पड़े क्योंकि वो उन कंपनीज की तरफ भागेंगे? देखिए, एग्रीकल्चर में क्या करना है हमारे देश को कि वहां प्रोडक्टिविटी बढ़ानी जरूरी है। जो पूरी जर्मनी में केवल 3% भूमि है जिससे वो पूरे अपने एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करते हैं। हमारे देश में एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा जमीन है और प्रोडक्टिविटी कम है। आप जमीन कम करिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए और जमीन को ले जाइए मैन्युफैक्चरिंग एरिया में और उधर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, ये जरूरी है। और अगर वही फार्मर्स कहें कि हमें लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट और अच्छी जगह मिल रही है काम करने के लिए कंपनीज में, तो प्रोडक्टिविटी तो फिर भी नहीं बढ़ेगी। देखिए, आपका अभी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन अभी आपकी एग्रीकल्चर में हाँ लगी जी, हुई पर प्रोडक्टिविटी तभी भी नहीं है। प्रोडक्टिविटी क्यों कम है? आप बहुत ज्यादा प्रेशर है, आपके यहाँ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको कहाँ ले जाइएगा? प्रेशर ऑन लैंड बहुत ज्यादा है, उसको आप मैन्युफैक्चरिंग एरिया में ले जाएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग हुई नहीं है हिंदुस्तान में। देखिए 40% हिंदुस्तान में जो खेत हैं वो 1.4 हेक्टेयर, 1.5 एकड़ से कम, आप समझ सकते हैं। और उतने में आप 5 आदमी के घर के लिए इतना अनाज नहीं उगा सकते कि वो पूरे साल खा ले और कपड़े लत्ते ले आए, बच्चों को पढ़ा ले। तो वो अनइकोनॉमिक हो गया है सब मामला। तो उसकी जगह आपको उनको एक नई चीज देनी पड़ेगी। जो नहीं चाहते, लेकिन जो तमाम किसान हैं, जो गरीब है, उनको एक नई अगर ऑप्शन मिलेगा तो वो खुद आएंगे। देखिए, देश को ना हेल्थ में फोकस करना है, एजुकेशन में फोकस करना है, स्किल डेवलपमेंट में फोकस करना है, और चौथी चीज जो सबसे जरूरी है मेरे विचार से, मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करना है। एक सवाल देखिए। हेलो सर, मेरा नाम अन्वेषा है कि आपका प्रोजेक्ट है DMIC, दिल्ली और मुंबई, ये दोनों मेट्रो सिटीज है। आपने कोई ऐसे शहर से क्यों नहीं स्टार्ट करा जो बिल्कुल ही रूरल है? आपने एकदम ग्रोथ मतलब जो चल रहे एकदम अभी वो बाकी कंपैरेटिवली तलैया से लेकर के इसलिए उल्लासनगर। देखिए, इसका नाम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसलिए है क्योंकि ट्रेन
जो चल रही है, कंटेनर ट्रेन जो चल रही है, वो दिल्ली के पास दादरी, यूपी में दादरी जगह, वहां से ले जाकर पोर्ट में जा रही है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के अंदर जा रही है। अगर हम इस रेलवे वालों ने इसका नाम रखा था दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, और इसलिए नाम रखा था क्योंकि जब वो गए जापानीज से फंडिंग लाने, तो फंडिंग तो जापान से हुई। अगर वो कहते हैं इसकी दादरी से लेकर JNPT, तो उनको लगा कि आसान है अगर दिल्ली से मुंबई तक, एक्चुअली दिल्ली तो पर ये जो एरियाज हैं सारे, आप हिंटरलैंड जो देख रहे हैं इसका, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सारे रूरल बेल्ट से, आपके रूरल एरिया से होके नॉर्थ ईस्ट वगैरह सारा बिल्कुल ही एकदम रूरल है। ये तो फिर भी कंपैरेटिवली देखा जाए, फिर भी ये तो उसका कारण ये है कि देखिए, करीब हिंदुस्तान की GDP की जो ग्रोथ है, करीब 43% इन 6 राज्यों से आती है, करीब 48% वर्कर्स इस जगह से। उसका कारण क्या होता है कि अगर आप इतनी बड़ी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो पहले वहां से करनी चाहिए जहां पर आपको सक्सेस मिल सके। ये तो एक कॉरिडोर है, हिंदुस्तान को एक्चुअली 6 कॉरिडोर बनाने जरूरी है। इसके बाद साउथ कॉरिडोर बनाना जरूरी है, इसके बाद ईस्ट कॉरिडोर बनाना जरूरी है, और एक्चुअली ये वेस्ट रेलवे का एक परियोजना ये वेस्ट कॉरिडोर है और दूसरी ईस्ट कॉरिडोर है, तो ये शहर ईस्ट साइड में भी बनने जरूरी है। और बाद में फिर आपको उसको जहां जहां आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा वहां, ये तो आप एक मौका आपको मिल रहा है हिंदुस्तान को कि आप सक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा जो है डेवलप्ड एरिया है, अभी भी दिल्ली से लेकर के और मुंबई के बीच में जो जब एक ट्रक चलता है भरा हुआ, तो उसकी एवरेज स्पीड होती है वो 20 और 21 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और उसको 3 से 4 दिन लग जाते हैं यहाँ से लेकर के वहां पहुंचने में, अगर बीच रास्ते में खड़ा ना कर दिया किसी। तो अभी क्या हो रहा है कि आपके जो सारे कंटेनर्स हैं वो जाते हैं पैसेंजर ट्रेन में, और यह जाते हैं आपके लॉरीज से। तो इससे पैसेंजर्स का फायदा होगा, क्योंकि आपका सारा जो फ्रेट है वो किस पे निकल आपके जाएगा। हाईवे को ब्लॉक कर देते हैं। जब आप जयपुर से दिल्ली आते हैं आपके सारे हाईवे ब्लॉक्ड हैं, तो आप कंटेनर्स को निकाल के कंटेनर ट्रेन में डालिए, आपके हाईवे खुलेंगे, कार्स चलेंगी। और दूसरी चीज क्या होगी कि पैसेंजर ट्रेन में पैसेंजर्स चल पाएंगे, माल इधर से जाएगा और पैसेंजर ट्रेन में पैसेंजर्स चलेंगे। ये जरूर है। भविष्य में हम इस तरह की और परियोजनाएं देख सकते हैं, DMIC के बाद और भारतीय महानगरों को जोड़ती हुई ऐसी परियोजनाएं। ये बहुत ही चैलेंजिंग, जैसे मैंने कहा, बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही टफ प्रोजेक्ट है, और इसीलिए हिंदुस्तान को बहुत जरूरी है कि हम ये अकेला, मतलब कई डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, ऊपर से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और कई लोगों की बहुत ज्यादा इसमें राष्ट्रीय इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं कि ये सक्सेसफुल बनाया जाए, और इसको सक्सेसफुल बनाना बहुत जरूरी है हिंदुस्तान के लिए। और जब ये सक्सेस होगा तो फिर बाकी सारे कई जगह कॉरिडोर, आप कलकत्ता से चेन्नई कर दीजिए एक, तो जितने भी बाकी गरीब इलाके जिनकी आप बात कर रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान में, आंध्र प्रदेश में है, हिंदुस्तान एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का, स्मॉल ऑटोमोबाइल कार का मैन्युफैक्चरिंग हब हो रहा है, और वो बैंगलोर के आसपास बन रहा है। पर वो स्मॉल कार जब मैन्युफैक्चर होंगी तो कहां से एक्सपोर्ट होंगी? चेन्नई के पास जो एयरपोर्ट्स है तमिलनाडु में, उनके थ्रू पोर्ट्स में होगी। तो आपको एक और कॉरिडोर बनाना जरूरी है जिधर से कार्स का एक्सपोर्ट हो पाए। तो इसी तरह ईस्टर्न साइड का मूवमेंट के लिए आपको ईस्ट का कॉरिडोर, उधर एक और ट्रेन चल रही है ईस्टर्न साइड पे जो कंटेनर का मूवमेंट करेगी, उधर भी नए शहर बनने चाहिए। पर न्यू अर्बनाइजेशन हिंदुस्तान में जरूरी है। ये काफी सवाल। सर, मेरा नाम सिद्धांत कोहली है और मेरा सवाल ये है, ये प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है, 6 राज्यों से होकर गुजरता है। इसमें अगर कोई अड़चन आ गई लैंड एक्विजिशन में, तो आपके पास कोई बैकअप प्लान है? देखिए, एक तो ये जरूरी है कि इसमें ना, इस प्रोजेक्ट में कनेक्टिविटी रेलवे साइड की है, और रेलवे साइड का जो एक्विजिशन है वो रेल ट्रेन के लिए एक्विजिशन काफी कंप्लीट हो गया है इसका, तो वो तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हुआ। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हम कॉरिडोर नहीं बना रहे हैं, हम नए शहर बना रहे हैं। तो कनेक्शन शहर में, एक शहर दूसरे शहर से कनेक्टेड नहीं है, आप नए नए शहर एक एक राज्य में बना रहे हैं। आपका, हमारा क्या लक्ष्य है कि अगर हमें 200 स्क्वायर किलोमीटर कहीं चाहिए तो वो 200 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास होनी चाहिए। अगर राजस्थान में हमको 80 स्क्वायर किलोमीटर का शहर बनाना है तो वो 80 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास होनी चाहिए, और वहां फिर हम उसकी अच्छी मास्टर प्लानिंग करके वो शहर बनाएं।
और ये प्रोजेक्ट जापान की सरकार फंड कर रही है। आप कह रहे हैं कि आप हाई लेवल प्रोडक्शन 10% वो कर रहे हैं। की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा पहले रिसेशन आया तो सबसे ज्यादा अफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को हुआ और जापान बहुत बुरी तरह से इससे ग्रस्त था। तो उसका आप कोई बैकअप आपने जो जापान में सीखा इस प्रोजेक्ट के लूपहोल्स के बारे में, नहीं, ये उस बहुत पे अच्छा आपने क्या बहुत किया? अच्छा सवाल है। मैं इसको Manufacturing। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि देखिए, जापान की इकोनॉमी बहुत ही एडवांस्ड है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है और बहुत ग्रोथ हो चुकी है उनकी। पहले अगर आप 6 फुट के हो चुके हैं तो उसके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और इतनी ज्यादा उनकी ग्रोथ हो चुकी है कि वो बढ़े या ना बढ़े वो बहुत हाई लेवल पर है। और इसलिए इनकी जो कंपनियां हैं, अगर आप मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज को देखते हैं या आप तोशिबा को देखते हैं या आप हिटाशी को देखते हैं, ये बहुत ही टेक्निकली सुपीरियर कंपनीज हैं और ये टेक्निकली अमेरिकन कंपनीज और ब्रिटिश कंपनीज से बहुत आगे और बहुत परफेक्ट कंपनीज हैं और इनकी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी बहुत ज्यादा है। तो ये जो मैं कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान को इस समय हम डेवलप कर रहे हैं और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए बेस्ट होना चाहिए, तो वो उस लेवल का होना चाहिए। बिल्कुल जापानीज कंपनीज की क्षमता को और उनकी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इसलिए ना ये सही बात है कि जापान जो है वो आपने कहा कि 6 फीट का नहीं, जापान जो है वो 6 फीट कूद रहा है हाई जंप में। बिल्कुल, हम अभी 4 फीट कूद रहे हैं तो हम ज्यादा अभी 2 नहीं, फीट और कूद सकते देखिए हैं। क्या होता है ना, ये हमें समझना जरूरी है। अगर हम अगर हमारी डेवलपमेंट अभी लो लेवल्स पर है, हमारी डेवलपमेंट ज्यादा हो सकती है। अगर हमारी पूरी डेवलपमेंट 4 फुट की है तो हम 4 फुट से 6 फुट हो सकते हैं। पर अगर किसी की डेवलपमेंट पहले ही 6 फुट हो चुकी हो तो उसकी ग्रोथ उस लेवल पर स्टेबलाइज हो जाए, वही बहुत है। एक इंच ऊपर जाना फिर तो मुश्किल होता है। आप ये समझिए कि जापान के रिजर्व्स बहुत ज्यादा है और उनकी कंपनीज टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस। जापान की टोटल जीडीपी हिंदुस्तान की टोटल जीडीपी से 4 गुना अभी से है और उनकी जो आबादी है वो हमसे मेरे ख्याल में 40 गुना कम है। सी जापानीज कंपनीज ये समझ रहे हैं इस समय कि जापान में उनको बाहर जाना है। कि अगर जापानीज कंपनीज को आगे बढ़ना है तो उनको हिंदुस्तान में आकर बिजनेस लेनी जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। तो ये कंपनीज इंडिया में आकर बिजनेस, अब दिल्ली मेट्रो का सक्सेस देखिए तो श्रीधरन साहब की लीडरशिप थी और जापानीज कंपनीज का इम्प्लीमेंटेशन था। तो ये उसी लेवल की चीज है। मैं तो बात कर रहा था शेरशाह सूरी की, आपने डीएमआरसी की बात कर दी। तो डीएमआरसी के बाद में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की सबसे एम्बिशियस कोई योजना है तो ये योजना है। आपको जिसे कहते हैं हम शुभकामनाएं देते हैं कि ये सब ठीक ठाक ये चले और कुछ दिन बाद जब हम यहाँ पे बैठे और 10 साल बाद में फ्रेट कॉरिडोर जो है वो चले और देश जो उसी रफ्तार से आगे बढ़े जिस रफ्तार से फ्रेट कॉरिडोर चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ कर आने के लिए, आप लोगों का सवाल करने के लिए मनी मंच में आ जाए। नमस्कार।